नमस्कार। नमस्कार। और द डीप डाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शहर की यात्रा पर हैं। हाँ, आज हम जा रहे हैं देवघर, जिसे झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी एक बहुत ही बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा की जगह नहीं है। यहाँ आस्था, प्रकृति और आज का विकास तीनों एक साथ सांस लेते दिखते हैं। और इसीलिए आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम देवघर को 3 अलग-अलग नजरियों से समझें। जैसे इसकी आत्मा, यानी इसका आध्यात्मिक पक्ष, फिर इसका शरीर, मतलब यहाँ का भूगोल, पहाड़, नदियाँ, और आखिर में इसका भविष्य, आज का आधुनिक देवघर जो तेजी से बदल रहा है। हम देखेंगे कि ये तीनों पहलू मिलकर देवघर की असली पहचान कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शहर की आत्मा से ही शुरू करते हैं। जरूर। देवघर की सबसे अनोखी बात जो मुझे स्रोतों में लगी वो है शिव और शक्ति का दुर्लभ मिलन। हाँ, ये शायद भारत में इकलौती ऐसी जगह है जहां एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ एक ही परिसर में है। ये बात अपने आप में ही से कितना खास बना देती है ना। बहुत खास। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो इन दोनों का महत्व है। बाबा बैद्यनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन यहाँ भगवान शिव को मतलब संहारक के रूप में नहीं बल्कि वैद्य के रूप में पूजा जाता है। एक चिकित्सक, एक हीलर। बिल्कुल। ये मान्यता है कि यहाँ आने से बीमारियां दूर होती हैं। और दूसरी तरफ है शक्तिपीठ, जिसे हृदय पीठ कहते हैं। क्योंकि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार। इसलिए यहाँ देवी को जय दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। तो एक ही जगह पर सृष्टि की दो सबसे बड़ी शक्तियां एक साथ मौजूद हैं। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसकी स्थापना की कहानी में उतरते हैं, जो सीधे सीधे रावण से जुड़ी हैं। हाँ बिल्कुल। कहानी कुछ ऐसी है कि लंका के राजा रावण ने शिव जी की मतलब घोर तपस्या की और वरदान में उनसे शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांग ली। शिव जी मान तो गए, पर एक शर्त रख दी। हाँ, शर्त ये थी कि रावण इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखेगा, वरना ये वहीं स्थापित हो जाएगा। सही। अब जाहिर है देवताओं को चिंता हुई कि अगर ये दिव्य शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजेय हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। और विष्णु ने एक ग्वाले का रूप धारण किया और एक लीला रची। उन्होंने रावण के अंदर वो लघु शंका की ऐसी तीव्र इच्छा जगाई कि उसे रुकने ही पड़ा। और उसने शिवलिंग उस ग्वाले को पकड़ा दिया। बिल्कुल। और जैसे ही रावण निवृत्त होने गया, विष्णु रूपी ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। और बस। शर्त के मुताबिक शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, हमेशा के लिए। हाँ, रावण ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो हिला भी नहीं सका। कहते हैं कि बाद में जब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पछतावा में अपने 9 सिर काटकर शिवजी को अर्पित कर दिए। अच्छा, तब शिवजी ने एक वैद्य बनकर उसके सिर वापस जोड़े और इसी अद्भुत घटना की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैद्यनाथ पड़ा। ये तो कमाल की बात है। मतलब इस जगह का नाम ही इस बात का प्रतीक है कि यहाँ देवता सिर्फ संहारक नहीं बल्कि चिकित्सक भी हैं। वो भी किसके लिए? अपने एक ऐसे भक्त के लिए जिसने गलती की थी। हाँ, ये शिव के उस रूप को दिखाता है जो पश्चाताप करने वाले को क्षमा भी करता है और उसका इलाज भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस स्थान की मूल भावना है, उपचार और क्षमा की। और ये आस्था आज भी उतनी ही जीवंत है। इसका सबसे बड़ा सबूत है दुनिया का सबसे लंबा माना जाने वाला धार्मिक मेला, श्रावणी मेला। जरा सोचिए, सावन के पूरे महीने बिहार के सुल्तानगंज से देवघर तक 105 से 108 किलोमीटर का रास्ता। हाँ, और वो पूरा रास्ता केसरिया कपड़े पहने कांवरियों से पट जाता है। ऐसा लगता है मानो एक केसरिया रंग का इंसानी सागर बह रहा हो। हर साल 50 से 55 लाख लोग। ये संख्या ही हैरान करने वाली है। और ये यात्रा आसान बिल्कुल नहीं होती। भक्त नंगे पांव अपने कंधों पर कांवर में सुल्तानगंज से गंगा का जल लेकर चलते हैं। और वहां की गंगा उत्तर वाहिनी है ना, मतलब उत्तर दिशा की ओर बहती है। हाँ, जो कि बहुत दुर्लभ और पवित्र माना जाता है। इसी जल को लेकर वो बोल बम के जयकारे लगाते हुए दिन रात चलकर देवघर पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इच्छा शक्ति, भक्ति और सहनशीलता की एक कठिन परीक्षा है। और मैंने पढ़ा कि ये यात्रा देवघर में खत्म नहीं होती, एक और पड़ाव भी है इसके बाद।
हाँ, एक परंपरा ये भी है कि वैद्यनाथ के दर्शन के बाद यहाँ से कुछ दूर दुमका जिले में बासुकीनाथ मंदिर जाना जरूरी माना जाता है। अच्छा। वहाँ शिव और पार्वती के मंदिर आमने सामने हैं, जिसे फौजदारी और दीवानी दरबार भी कहते हैं। मान्यता है कि बासुकीनाथ के दर्शन के बिना देवघर की तीर्थ यात्रा अधूरी रहती है। तो ये तो हुई शहर की आत्मा की बात, जो इतनी गहरी, पौराणिक और जीवंत है। लेकिन ये आत्मा किस शरीर में बसती है? ये शहर असल में दिखता कैसा है? क्या यहाँ की जमीन, यहाँ के पहाड़ भी इन कहानियों को दर्शाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देवघर का भूगोल यानी उसका शरीर उसकी आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ है। कैसे? देखिए, ये शहर छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, इसलिए यहाँ की जमीन सपाट नहीं है। ऊंची नीची जमीन है, चारों तरफ ग्रेनाइट की चट्टानें और जंगल हैं। अजय, मयूराक्षी जैसी नदियां हैं? हाँ, ये नदियां इस इलाके को सींचती हैं और यहाँ की जलवायु बहुत खास मानी जाती है। मतलब इतनी सुखद और स्वास्थ्यवर्धक है कि अंग्रेजों के जमाने में बंगाल के अमीर लोग इसे एक हेल्थ रिजॉर्ट की तरह इस्तेमाल करते थे। स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आकर रहते थे। बिल्कुल। तो यहाँ का भूगोल सिर्फ नदियां और पठार नहीं है, ये मिथकों से भी गढ़ा गया है। जैसे मैंने त्रिकुट पर्वत के बारे में पढ़ा। हाँ, त्रिकुट पर्वत, जिसकी 3 चोटियां सृष्टि के 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। बिल्कुल। त्रिकुट पर्वत पर एक रोपवे भी है जो पर्यटकों को ऊपर ले जाता है, जहाँ से पूरे इलाके का नजारा अद्भुत दिखाई देता है। और तपोवन? फिर तपोवन नाम की जगह है जो गुफाओं और मंदिरों से भरी एक पहाड़ी है। इसका संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है। रामायण काल से कैसे? कहते हैं कि रावण जब सीता का हरण करके ले जा रहा था तो वो कुछ देर यहाँ रुका था, और ये भी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ तपस्या की थी। अच्छा, तो यहाँ का शरीर सिर्फ पत्थर और मिट्टी का नहीं बल्कि कहानियों और आस्था का भी बना है। और शहर के पास नंदन पहाड़ भी है, जो शायद वो अब आधुनिक मनोरंजन का एक केंद्र बन गया है। हाँ। नंदन पहाड़ एक छोटी पहाड़ी है जिसे अब एक मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित कर दिया गया है। वहाँ कई मंदिर भी हैं और बच्चों के लिए झूले वगैरह भी। तो ये दिखाता है कि देवघर कैसे अपनी धार्मिक विरासत को आधुनिक जरूरतों के साथ मिला रहा है। सही बात है। तो कुल मिलाकर यहाँ का भूगोल सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है, जिसमें हर कदम पर एक नई कहानी मिलती है। ये कमाल है कि एक शहर की पहचान हजारों साल पुरानी कहानियों और प्रकृति पर टिकी है। लेकिन आज का देवघर कैसा है? क्या ये शहर सिर्फ अपने अतीत में जी रहा है या भविष्य की तरफ भी कोई बड़ी छलांग लगा रहा है? चलिए इसके तीसरे पहलू यानी इसके भविष्य को देखते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आधुनिक देवघर की कहानी 3 बड़ी चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। एम्स, एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी। बिल्कुल, एम्स, एयरपोर्ट और बेहतर रोड कनेक्टिविटी। ये सिर्फ सुविधाएं नहीं हैं, ये पूरे संथाल परगना क्षेत्र के कायाकल्प की नींव रख रहे हैं। 750 बेड वाला एम्स देवघर, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बना है, और ये न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान है। और एयरपोर्ट ने तो जैसे देवघर को पूरी दुनिया के नक्शे पर ला दिया है। सही कहा। अब दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई से लोग सीधे देवघर पहुंच सकते हैं। इसका पर्यटन पर कितना गहरा असर पड़ रहा होगा? बहुत ज्यादा। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए आसानी हुई है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त उछाल मिला है। होटल्स, ट्रांसपोर्ट, स्थानीय कारीगर, सबको इसका फायदा हो रहा है। हाँ, इसके अलावा स्रोतों में प्लास्टिक पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसी योजनाओं का भी जिक्र है, जो भविष्य में यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। तो विकास की एक नई लहर साफ दिखाई देती है। विकास की बात हो रही है तो यहाँ के लोगों और शिक्षा की बात करना भी जरूरी है, जो किसी भी समाज का असली भविष्य होते हैं। सही। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी करीब 15 लाख थी। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है साक्षरता दर में आया उछाल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। 1991 में जो दर सिर्फ 39% के आसपास थी, हाँ, वो 2011 तक बढ़कर लगभग 65% हो गई। एक पीढ़ी के अंदर ये बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। हाँ, ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। वो क्या? कि क्या ये साक्षरता सबके लिए बराबर है? आंकड़े बताते हैं कि पुरुष साक्षरता जो करीब 75% है और महिला साक्षरता जो सिर्फ 49% के आसपास है, ओह, उनके बीच आज भी लगभग 26% का एक बहुत बड़ा अंतर है।
26%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। क्या स्रोत इस पर कुछ और बताते हैं कि ये खाई शहरों और गांवों में कैसी है? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये अंतर ग्रामीण इलाकों में, जैसे देवघर के देवीपुर और मार्गोमुंडा जैसे प्रखंडों में और भी ज्यादा गहरा है। मतलब शहरों में स्थिति थोड़ी बेहतर है। हाँ, शहरों में लड़कियों को पढ़ने के अवसर फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन गांवों में आज भी सामाजिक और आर्थिक कारणों से लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। ये दिखाता है कि प्रगति तो हो रही है, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। और महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, तभी ये विकास समावेशी कहलाएगा। और यहाँ की संस्कृति में भी परंपरा और आधुनिकता का यही संगम दिखता है ना? हाँ, हर जगह। एक तरफ 1922 में बना रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ है, जो आज भी गुरुकुल परंपरा पर चलता है और चरित्र निर्माण पर जोर देता है। तो दूसरी तरफ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट मिश्रा का एक्सटेंशन सेंटर जैसे आधुनिक तकनीकी संस्थान भी मौजूद हैं। और यहाँ की भाषाई विविधता, वो भी इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है, लेकिन खोरठा, संथाली और अंगिका जैसी स्थानीय भाषाएं भी आम बोलचाल में है। ये इस जगह को और भी रंगीन बना देता है। और इतनी सारी गंभीर बातों के बीच हम देवघर की एक ऐसी पहचान को कैसे भूल सकते हैं जिसके बिना वहाँ की यात्रा ही अधूरी है? वहाँ के पेड़े। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ एक मिठाई नहीं है, वो बाबा का प्रसाद है। हाँ, उसकी एक अलग ही अहमियत है। सही बात है। कहते हैं कि उसका जो अनोखा स्वाद है वो देवघर के पानी और दूध की वजह से ही है, जो कहीं और नहीं मिलता। ये उस शहर की अर्थव्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा और मीठा हिस्सा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? देवघर की ये 3D तस्वीर हमें क्या बताती है? यही कि ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है। हाँ, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ शिव और शक्ति की अनंत ऊर्जा महसूस होती है। ये प्रकृति की गोद में बसा एक शांत आश्रय है, जहाँ पहाड़, जंगल और नदियाँ आपको सुकून देते हैं। और साथ ही ये शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की ओर तेजी से बढ़ता एक आधुनिक शहर भी है। सही। तो कुल मिलाकर देखें तो देवघर एक ऐसी जगह है जहां मन की शांति और आध्यात्मिकता की तलाश तो पूरी होती ही है, लेकिन शायद इस शहर के गतिशील विकास, इसकी सामाजिक बनावट और भविष्य की संभावनाओं को समझने की खोज अभी शुरू हुई है। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक ऐसा संगम है जो लगातार खुद को नए सिरे से गढ़ रहा है। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। ये एक विचार छोड़ जाता है। जैसे जैसे देवघर का आधुनिकीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट और एम्स जैसे सुविधाओं से ये दुनिया से और ज्यादा जुड़ रहा है, तो ये अपनी इस अनूठी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भविष्य में कैसे संतुलित रखेगा? ये सवाल सोचने लायक है।